नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो मोडा जमीन घोटाले के मामले में जिन पर आरोप लगे थे, अब उनके खिलाफ मामला चलेगा। क्योंकि राज्यपाल ने जब इस मामले को चलाने की स्वीकृति दी थी तो सिद्धारमैया ने इसको अदालत में चुनौती दी थी। अब अदालत ने कह दिया है कि हां, मामला चलेगा। तो सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि तमिलनाडु में एक 12 साल के बच्चे का जनेऊ काट लिया गया। गुंडों ने जनेऊ काटने के साथ ही यह धमकी दी कि आगे से जनेऊ पहनना मत। लेकिन सवाल यहां नहीं, सवाल इससे ज्यादा बड़ा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी इंडी गठबंधन के तमाम लोगों के मुंह पर चुप्पी क्यों है? सेक्युलरिज्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कुछ बोल दिया तो हंगामा खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, और इस घटना पर बिल्कुल चुप है। तो इस पर आज खास चर्चा होगी खास मेहमान के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस क्या कर रही है। एक और विभाजनकारी मुद्दा, बाहरी बनाम लोकल। क्या कोई एलजी जिसकी संवैधानिक नियुक्ति होती है वो कोई बाहरी होता है? क्या संविधान में बाहरी की व्यवस्था है, या फिर इस तरह से राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है? 370 पर कांग्रेस चुप है और बाहरी और लोकल का मुद्दा उठा रही है। तो इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगा बड़ा झटका। याचिका को किया गया अदालत में खारिज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मोडा घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को दी थी चुनौती। अमेरिका की 3 दिनों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर कल होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी। कांग्रेस में भी हुड्डा खेमे और कुमारी शैलजा में सुलह की आ रही है खबरें। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 12 वर्षीय बालक पर कुछ बाइकर्स गुंडों ने किया हमला और उसकी जनेऊ काट ली, और फिर कभी जनेऊ ना पहनने की भी दी चेतावनी। तो कांग्रेस समेत विपक्षी इंडी गठबंधन के मामले पर चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। आगे हम देखेंगे अपने एजेंडा से जुड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा ऐतिहासिक और एक्शन से भरपूर रही। तो इस यात्रा की कुछ दिलचस्प खास झलकियां देखिए। प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। Prime Minister wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India. This is India's moment. You have to seize the opportunity. We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man. जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। कहा जाता कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है, और इस वीडियो में तो ना जाने ऐसी कितनी सारी तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा रही वो किस तरह से सफल रही और किस तरह से एक्शन से भरपूर रही। अब आते हैं आज के एजेंडे पर, और आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है मुडा जमीन घोटाला मामले में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज करके राज्यपाल के फैसले को सही मान लिया है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा लैंड स्कैम मामले में लगे आरोपों का सामना करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने इस मामले को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया था। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के नाम 3.14 एकड़ जमीन के मामले में राज्य में काफी सुर्खियां बटोरी गई थी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का हालांकि दावा है कि उन्हें तो पिछड़े होने के कारण भ्रष्टाचार में फंसाया गया है, लेकिन मुडा के 4000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत जब कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत के पास आई तो उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने तो भ्रष्टाचार को एक परंपरा सा बना लिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को यह बड़ा झटका लगा है, और इस झटके के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले पर हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुडा मामले पर शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कोर्ट के इस फैसले का किस तरह स्वागत किया और कहा कि हम इसके लिए पहले से तैयार थे, यह तो एक शानदार जीत है। In accordance with law, whatever was required to be taken care of, I think the order in brief, what is told to us, is a simple summary. And the summary to be expanded, we know what will be there. And I'm sure the judge has traveled quite far into various judgments throughout this country to come to this conclusion. It's a fantastic order, and we were prepared for it. और वही बीजेपी ने इस मामले पर कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये सच की जीत हुई है।
उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी। राहुल गांधी बताए ये पूरे देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। ये SC समाज से आने वाले गवर्नर को जो नफरत की भाषा बोली गई और जो भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है कर्नाटका में, वाल्मीकि स्कैम, मूडा स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, इन स्कैम्स के चलते कर्नाटका की तिजोरियां खाली हो गई है और इसलिए कर्नाटका की जनता के ऊपर कभी पानी, बिजली, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ाकर बोझ बढ़ाया जा रहा है। आज ये भ्रष्टाचार की दुकान का पर्दाफाश हुआ है। सिद्धरामैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अब हम आपको दूसरे पक्ष की भी बात सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता रामालिंगम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की विश्वसनीयता नहीं है। We don't find a chief minister like this. 100% clean-handed man. The BJP people, most corrupt people in India, no value for their words. Now, single bench judge has upheld governor's permission. Double bench is there, full bench is there, Supreme Court is there. We will fight. और वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया को तो अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। It is a slap on Congress government and Mr. सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है, इसको लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी, साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। मैं पहले विकास आप ही के पास आ रहा हूं। विकास, सिद्धरामैया का क्या तर्क था जिसको कि हाईकोर्ट ने नहीं माना, और जो गवर्नर ने कहा था कि हाँ इसमें जांच हो सकती है, उसको हाईकोर्ट ने सही माना है? लालचंद, इसमें देखिए कि सबसे पहला बचाव सिद्धरामैया का यह था कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी डीलिंग का हिस्सा नहीं रहे हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं पर जमीन आवंटन के लिए आवेदन करता है और उसको जमीन आवंटित होती है तो उसको लेकर के विवाद क्या है। और दूसरा उनका बचाव ये था कि एक योजना है जिसमें नीति इस तरह से थी कि अगर सरकार यहाँ पर जो MUDA है वो अगर आपकी जमीन को अधिग्रहित करती है किसी कार्य के लिए, तो वो आपको कम से कम 50% जमीन आपकी जो भी माप था उसके हिसाब से किसी दूसरे इलाके में देगी एज कंपनसेशन। पैसा और ये जमीन दोनों दी जा सकती हैं अगर ये जो भी अपनी जमीन दे रहा है सरकार को, अगर वो इसके लिए तैयार है तो। यहाँ पर इनका बचाव ये था कि वो योजना थी, उसके तहत ही उनको जमीन का आवंटन हुआ। विवाद इस बात को लेकर के है जो 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। पहली बात, उसको डेवलप करती रही MUDA और उसका मालिकाना हक बना रहा। ये सब कागजी इस तरह से घालमेल किया गया है कि जिसने सबसे पहले ये जमीन सिद्धरामैया के साले को बेची थी, उन लोगों को ये वापस ट्रांसफर कर दी गई, MUDA के से हटा करके डीनोटिफाई कर दिया गया इस जमीन को। और इस जमीन का पूरा जो भी डेवलपमेंट हुआ वो MUDA ने किया। उसके बाद क्या हुआ, उस जमीन को फिर से उसके बदले में, इसी जमीन को जब MUDA को फिर आवंटन किया गया है दोबारा से, इसके बदले में जो जमीन ली गई है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच अर्बन एरिया में ली गई है। तो कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हालांकि कोर्ट ने उनकी संलिप्तता को लेकर के सुनवाई नहीं करा था, बावजूद इसके 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो उनके लिए काफी नुकसानदायक होंगी। कोर्ट ने कहा है कि एक स्मोक स्क्रीन के पीछे सिद्धरामैया थे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बाकी चीजों के लिए भी आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, हम लोग इस पर पहले भी कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं, अपने इस प्रोग्राम में भी, इस वक्त में भी दिखा चुके हैं। ये जो मुडा का पूरा जमीन घोटाला मामला है, अब जब सिद्धरामैया ने एक कोशिश की राहत पाने की गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाकर के, ये राहत अब मिली नहीं। अब आगे का आपको क्या रास्ता दिखाई पड़ता है कि इस मामले में सिद्धरामैया की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? खासतौर पर जो अभी विकास बात बता रहे थे कि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाई आप अपनी संलिप्तता नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कुछ ना कुछ ऐसा पाया है जिसके तहत ये हरी झंडी दी।
लाल जी, एक तो कोर्ट के पास में भी, सिद्धारमैया के पास में एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाने भी लगा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सवाल उससे बड़ा है जो वहाँ की सियासत में अभी एक भूचाल सा आ गया है। बिल्कुल। और इस भूचाल को आप इसलिए कह सकते हैं कि कई सीएम के दावेदार पिछले महीनों से सामने में आ रहे थे। कुछ सीएम जो बनने के कगार पे हैं, उसमें सबसे पहला नाम डीके शिव कुमार का था कि वो ये उनका वो हक बनता था। वो कहते थे कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में डीके शिव कुमार ने इलेक्शन लड़ा और कायदे से वो उनका ये मांग थी कि सीएम का पद उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आला कमान के पसंद में शिव कुमार से ज़्यादा सिद्धारमैया का था और सिद्धारमैया को ये चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिला था। अब सवाल ये है कि आज डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है सिद्धारमैया के खिलाफ, और राजनीतिक साजिश के कारण उनको इस तरह से फंसाया गया है, जो पहले मुझे भी फंसाया गया था। अब सवाल है कि अगर डीके शिव कुमार इसको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी मानते हैं तो क्या यही पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कभी येदियुरप्पा के खिलाफ में भी हुआ था? बिल्कुल। क्या यही पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कभी जो कुमारस्वामी के खिलाफ हुआ था? तो सिर्फ राज्यपाल के सिर्फ अनुशंसा के साथ ही कुमारस्वामी को और येदियुरप्पा को त्यागपत्र देना पड़ा था। बिल्कुल। तो जिस मोरल ग्राउंड की बात अभी कांग्रेस पार्टी के लोग वहां कर रहे हैं कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जो एक शिकायत पे अनुशंसा की थी, कार्रवाई की और केस की जांच की, वो ऐसे ही अनुशंसा कभी वहां कुमारस्वामी के खिलाफ में भी, येदियुरप्पा के खिलाफ में भी गवर्नर ने किया कांग्रेस के तत्कालीन सरकार में। और उसके बाद में तुरंत उन दोनों से इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दिया जी। तो मोरली तो कम से कम इनका आज सिद्धारमैया के सामने में और कोई इफ एंड बट नहीं है। आपके खिलाफ में अगर जांच होगी तो एक बतौर चीफ मिनिस्टर आप वहां नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सिद्धारमैया हर तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं जी। पहला तो उन्होंने जो चाल चली थी वो उन्होंने पिछड़ा कार्ड खेला। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में चूंकि वो पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़े कम्युनिटी का एक सीएम है और हमने जाति गणना कराया है, इसलिए इनके खिलाफ में ये साजिशें हो रही है। ठीक है। और वो जब उनको लगा ये पिछड़ा वाला कार्ड उनका चला नहीं तो वो सीधे गवर्नर के ये जो जांच का आदेश था उसको वो गैर संवैधानिक मानते हुए कोर्ट चले गए थे कि गवर्नर का ये हक नहीं बनता है। तो आज कम से कम कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये साबित कर दिया कि गवर्नर का ये राइट है कि वो जांच का आदेश दे सकते हैं। किसी भी मामले में व्यक्तिगत रूप से गवर्नर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो जांच का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हाई कोर्ट ने कम से कम ये गवर्नर के राइट को लेके वो क्लियर कर दिया है। ठीक है। विकास, जो अभय विनोद जी कह रहे थे कि लगता है कि जाएंगे ही सुप्रीम कोर्ट, तो जाएंगे ही, क्या लगता है इस केस के मेरिट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर सिद्धारमैया जाते हैं कोई राहत मिलने की संभावना लग रही है या फिर इसमें जांच का सामना करना ही पड़ेगा? देखिए, उनके खिलाफ जो जैसा पहले कह रहा था कि मेरिट्स कोर्ट को नहीं जाना था, हालांकि कोर्ट ने जब इस पे अपनी व्यवस्था दी है कि क्यों ये उस कोर्ट को ये लगता है कि गवर्नर ने बगैर सलाह के भी अगर ये निर्णय लिया है तो वो उचित है, उसमें कोर्ट ने 2-3 बातें कही हैं। पहला ये कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो समय पर इस तरह के कागजी लेन देन हुआ है प्लॉट्स के ट्रांसफर को लेकर के। दोनों समय सिद्धारमैया सत्ता में है जब ये शिकायतें आई हैं, जिस दौर में एक वक्त वो डिप्टी सीएम थे, एक वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि एक स्मोक स्क्रीन के पीछे सिद्धारमैया हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि उनकी पत्नी ये कोई मामूली रकम नहीं है, इसमें ये जो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर की बात जो केवल शिकायतकर्ता कह रहे हैं उसको भी हम माने तो 56-57 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ पर हुआ उनको इस डील से, जो उनको जमीन दी गई दूसरी जगह पे अर्बन एरिया में। तो कोर्ट का ये कहना है कि उनकी पत्नी इतने बड़े हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में शामिल थी, सिद्धारमैया को कैसे नहीं पता था कि उनके परिवार के सदस्य इस तरह के लेन देन कर रहे हैं। तो ये जो टिप्पणियां हैं काफी गंभीर टिप्पणियां हैं। इसके चलते राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। जाहिर है वो जाएंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट में और स्टे की मांग करेंगे, मिलना ना मिलना तो बेंच के बिल्कुल एक विकल्प लेकिन अभी मौजूद है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए। एक चीज आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं इसमें ये जोड़ रहा हूँ, विकास जी अभी जो बता रहे थे काफी इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहे थे, जो लीगल पॉइंट है इसका। उसके लीगल पॉइंट के बाद ये भी हमें समझने की जरूरत है, 5,000 करोड़ रुपए का ये मुडा स्कैम है। और उस मुडा स्कैम में आप देखिए कि जो सिद्धारमैया के बेटा है वो खुद उस मुडा के जो ये अथॉरिटी है उसके वो एक मेंबर है। ठीक है। अब एक विधायक के रूप में वो एक मेंबर है
उनकी माँ को जमीन का आवंटन होता है। हाँ। और उनका बेटा के रहते हुए उस कमिटी में उनके बेटा भी उसमें शामिल है सिद्धारमैया का, और उसमें ये फैसला होता है। और जो उन्होंने जमीन दी थी कभी मैसूर अथॉरिटी को, उनको वो दान में मिला था। बिल्कुल। ये जो अभी सिद्धारमैया की पत्नी है, उनके भाई ने उनको एक दान में गांव के किसी जमीन को दिया था। एक तो उस जमीन का जो एक लीगल जो बनता था, तो वो दान में मिला हुआ जमीन को वो एक दान कर रहे हैं कि हमने मुडा को दिया, और उसके बदले में उन्होंने मैसूर अथॉरिटी के जो शहर के करीब है उसमें 14 बड़े प्लॉट लिए हैं। और वो प्लॉट जो था वो वहां SC/ST समुदाय के आवंटित होने के लिए पहले से रिजर्व था। तो इतने सवाल के बीच में सिद्धारमैया क्या जवाब देंगे जब ये SC/ST कम्युनिटी के लिए ये आवंटित जमीन है, उसको कैसे एक CM को मिला, और एक गांव की जो जमीन को अधिग्रहण की गई थी उसको शहर में लाके कैसे दिया गया। ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं जिसका जवाब सिद्धारमैया को देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। लेकिन अगले आगे चल करके एक और बड़ी स्टोरी पर हम लोग बात करेंगे, और वो बात आज होगी कि तमिलनाडु में जिस तरह से तमिलनाडु में घटना घटी है उस पर जिस तरह से चुप्पी है और सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जो है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी आपका भी। विनोद जी आप जुड़े रहिएगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा और बड़ी चर्चा कि तमिलनाडु में जो एक घटना घटी है जनेऊ काटने और धमकी देने की, उस पर आखिर कांग्रेस समेत पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन चुप क्यों है, और राज्यपाल की टिप्पणी पर हंगामा क्यों कर रही है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट NXC, जहां पर की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 10वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका, इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उनकी विधान सभाओं में, विधान परिषद में जो उन्होंने नए इनोवेशन किए उसके अनुभव भी साझा किए। उस अनुभव से एक विधानसभा दूसरी विधानसभा
की अच्छी प्रक्रियाओं, परंपराओं और इनोवेशन का अनुभव लेती है, जिससे ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त मजबूत होती है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से विधायिका में सदस्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण हो, समितियों में किस तरीके से बेहतर चर्चा हो और समितियों की रिपोर्ट का किस तरीके से ठीक क्रियान्वयन हो, ताकि हम सतत समावेशी विकास की ओर बढ़ सकें। विधानसभाओं में इस बात की भी चर्चा हुई कि हम किस तरीके से अपनी अपनी विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन के काम को शीघ्र पूरा कर लें, ताकि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म जो हमारा था उसको हम पूरे लक्ष्य के साथ पूरा कर पाए। मुझे खुशी है अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा को डिजिटलाइजेशन कर लिया है और लोकसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो उपयोग कर हमने कई नए इनोवेशन किए हैं, उसकी तकनीकी ज्ञान भी और तकनीकी जो हमारी एक्सपर्टीज है वो भी सभी विधानसभाओं को हम सहयोग करेंगे, ताकि वहां की पूरी कार्रवाई विधानसभा की वो डिजिटलाइजेशन कर सके, मेटा डेटा पे ला सके, ताकि वहां के विधायकों को, वहां के सदस्यों को अपनी डिबेट और चर्चा में पुराने अनुभव, पुरानी डिबेट, पुरानी परंपराएं, परपाटियों का लाभ मिल सके। मुझे आशा है इसी के साथ उस राज्य की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, पंचायत हो, नगरीय क्षेत्र हो, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से, पारदर्शिता के साथ परिणाम मूलक चर्चा संवाद हो, उसके लिए भी राज्य विधानसभा उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सहयोग करती हुई बेहतर तरीके की शासन वहां पर हो और इसी के साथ सतत और समावेशी विकास जब तक पंचायत लेवल पर, नगरीय क्षेत्र लेवल पर विकास नहीं पहुंचेगा, केंद्र राज्य की योजनाएं ठीक से नहीं पहुंचेगी, जब तक हम अधिकतम कल्याण नहीं कर सके। इसलिए राज्य विधानसभाएं उनकी राज्य की, केंद्र की योजनाएं पंचायत और नगरीय स्तर तक उन योजनाओं का लाभ मिले और उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उनके सुझावों का अनुभव भी राज्य विधानसभा उठाए। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के जितने भी पिलर हैं, चाहे पंचायत हो, नगरीय हो, और उसके साथ उस राज्य के स्टेट होल्डर, उनके अनुभवों का भी लाभ मिले। कई राज्य की विधानसभाओं ने बजट के अंदर नए इनोवेशन किए, बजट के पूर्व स्टेट होल्डरों के साथ चर्चा किए और पंचायत और नगरीय प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा किए और जनता के साथ भी चर्चा किए, ताकि वो बजट ठीक बना सके, बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप बना सके। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे संसद से, जहां पर कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और ये मौका है 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का, जिसके मौके पर प्रेस वार्ता कर रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। और ख़ास तौर पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक पद्धति है, संसदीय लोकतंत्र में किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होती है, आगे चल करके क्या तस्वीर निकल करके आ रही है, उस पर वो बात कर रहे थे। और अब हम आज की खास चर्चा करने वाले हैं। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक बहुत ही बिल्कुल ऐसी घटना घटी है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चुप हैं और हंगामा काट रहे हैं किसी दूसरी चीज़ पर। हम पूरी बात आपको बताते हैं, फिर खास चर्चा करेंगे।
तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मोहब्बत की दुकान का जो दावा किया जाता है उसमें इतनी नफरत क्यों है, और खासतौर पर सनातन को लेकर। तमिलनाडु में त्रिवेणवेली में एक 12 वर्षीय बालक पर हमला करके कुछ बाइकर्स गुंडों ने उसकी जनेऊ काट ली और साथ ही गुंडों ने उसे फिर कभी जनेऊ ना पहनने की चेतावनी भी दे डाली। सनातन हिंदू धर्म में जनेऊ को बेहद पवित्र माना जाता है और उसी जनेऊ को लेकर एक युवक को अपमानित किया गया। तो सवाल यह है कि मोहब्बत की दुकान में ऐसी नफरती सोच को कौन बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ यह भी बात है कि जब नेता सनातन को बीमारी बताएंगे, डेंगू मलेरिया बताएंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसी ही हरकत पर उतर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी जी का इस पर कोई बयान नहीं है, किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जो सेक्युलरिज्म पर एक बयान दिया था उसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा काट रखा है। पार्टी आंदोलित है। तमिलनाडु के गवर्नर ने सेक्युलरिज्म को यूरोप का कॉन्सेप्ट बताया था, बस इतनी सी गलती थी उनकी। क्या कांग्रेस पार्टी इसे गैर जिम्मेदाराना बयान मानती है और राज्यपाल को अविलंब बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा था कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है जो सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। जरा पहले उनको सुन लीजिए। Secularism in our country, in Bharat, is there any conflict? Bharat has never been. Bharat is born out of Dharma. How can there be a conflict with Dharma? How can Bharat be away from Dharma? It can't be. Secularism is an European concept. Let it be there. Let them be happy. Bharat, there is no need. And so secularism was not brought in our constitution at the time when the constitution was made. तो इस पूरे मामले पर CPI के नेता D राजा ने कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। And Mr. Ravi, what does he know about the Indian Constitution? People can ask him. And what does he know about India? And he talks about secularism, European concept. What does he mean by that? Secularism means keep religion and politics separate. Keep religion and elections separate. Don't mix religion. Don't bring lords, gods for electoral purpose, political purpose. As long as he is governor, he must abide by the constitution. Otherwise, as our party has said, no need to have governor at this point of time. He must be recalled. और जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर हल्ला बोल दिया है। जरा देखिए कि जयराम रमेश ने क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है। कांग्रेस के जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत क्यों, ये सवाल है। तो जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमला बोला है और ये संजय निरुपम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिखा है, ओवैसी और उद्धव ठाकरे की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र का माहौल सांप्रदायिक करने का अभियान चल रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो घटना है, खास तौर पर जो बच्चे के साथ जनेऊ काटकर और कभी जनेऊ ना पहनने की धमकी दी गुंडों ने, इस पर सब लोग चुप हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या कह दिया कि सेक्युलरिज्म यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, हंगामा काट रहे हैं। इसी पर आज की खास चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत करुणेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत श्रीकांत करुणेश जी आपका। साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। श्रीकांत करुणेश जी बहुत बहुत स्वागत। विजय कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, मैं चर्चा को आपके जरिए आगे बढ़ाता हूं। ये बताएं कि जो मोहब्बत की दुकान है उसमें अगर कोई कह दे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, उसके बारे में आप सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बस खाली इतनी से बात कहते हैं।
उसके बाद उसके ऊपर, उस पत्रकार के ऊपर हमला। अब यहाँ देखिए तमिलनाडु की ये घटना जिसमें एक बच्चे का जनेऊ काट लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आगे जनेऊ पहनना मत, खबरदार, अगर पहनोगे तो बस क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसे में सब लोग बिल्कुल चुप हैं और हंगामा कहाँ काट रहे हैं, जहाँ की तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक वाजिब बात कही है कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट सच मामले में हम कहते हैं कई तरह की ऐसी, संसदीय लोकतंत्र की बात कर लीजिए, संसदीय लोकतंत्र की बात हम कहते हैं ना कि फ्रांस रेवोल्यूशन से ये बात आई, फ्रांस की क्रांति से, तो उस तरह से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, यस ये बात सही है कि यूरोप से आई है। इस पर हंगामा कांग्रेस काट रही है। तो कहने का मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां बोलना चाहिए वहां बोलना ना पड़े, इसलिए कुछ नया लेकर के आ जाओ, जहां नहीं बोलना है वहां बोल रहे हैं। देखिए राहुल जी, आपने देखा होगा लाल जी कि राहुल जी पिछले दिनों से, पिछले एक साल से, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, वो सीधे सीधे भारत जोड़ो आंदोलन, अपने अभियान को और मोहब्बत की दुकान को हर जगह बेचते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे यूरोप के किसी और कंट्री में हो, चाहे इंडिया में हो, हर जगह वो कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है और ये जो नफरत का बाजार है उसको हमको ख़त्म करना है। तो आखिर राहुल जी के जो भारत जोड़ो अभियान के साथ में जब वो तमिलनाडु गए थे और उस तमिलनाडु में अगर एक बालक को कई जो जनेऊ है जिसको पवित्र धागा पहना जाता है, हिंदू में बहुत सारे लोग पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, अपने जो कर्म अनुष्ठान उनका होता है, ये एक पर्व है, अभी उस पे हो रहा होगा। और अकेला उस बच्चे को देख के जो बाइकर्स गुंडे थे वो आए और उसका जनेऊ काट दिया उस बालक का और उसको बोला कि आगे से तुम कभी जनेऊ मत पहनना। तो क्या इंडिया गठबंधन का जो तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ में जो एक लगातार अभियान था कि सनातन बीमारी है, सनातन कोड है, सनातन बला बला, जितनी चीजें वो कह सकते थे, कम से कम तमिलनाडु के डीएमके सरकार के वरिष्ठ मंत्री से लेके कांग्रेस के भी कई मंत्री कर्नाटक के उनको सुर में मिलाया था। खुद जो प्रियांक खड़गे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा, उन्होंने भी इस चीज को हाँ में हाँ मिलाया था कि उदयनिधि जो है स्टालिन ने सही कहा है जी। तो इतने सारे चीज नेताओं के बयान के बाद अगर ये घटना होती है तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि ये नफरत की दुकान जो आप, नफरत के बाजार में आप कौन सा मोहब्बत बेच रहे हैं कि अभी तक आपने एक शब्द नहीं बोला या कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक शब्द नहीं आया कि ये गलत है। उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने मिलके उस बच्चे को ले जाके केस थाने में एफआईआर करवाया है, केस दर्ज हुआ है। उसके बाद जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि पुलिस ने इस बात को कबूला है कि लोग जो थे वो बाइकर्स वाले गैंग उनको धमका रहा था कि आगे से तुम ये पवित्र धागा जो है, जनेऊ है, उसको नहीं पहनना है यहाँ। तो एक देश में ये सनातन की परंपरा और जिस परंपरा को लेके एक बच्चा संस्कारित होता है, वो अगर पहना है और जनेऊ पहन के वो गर्व महसूस कर रहा है तो आप उसके जनेऊ काट देंगे। ये तमिलनाडु में यही सिखाया जा रहा है लोगों को। ठीक है। तो ये नफरत की सियासत में आप जिस मोहब्बत की कह रहे थे वो शायद सिर्फ एक ढोंग है। रही बात दूसरी चीज, जब आप कह रहे थे कि आपको एकदम एक सेकुलरिज्म की बात कहते हुए जैसे लगता है कि सिर्फ इस देश में सेकुलरिज्म का सिर्फ कांग्रेस पार्टी है एक गार्जियन है। आप सेकुलरिज्म पे बात करेंगे तो जयराम रमेश जो ट्वीट किया है और एक गवर्नर को लेके जो एक भद्दी भाषा उन्होंने लिखी है, बहुत पढ़े लिखे जयराम रमेश हैं, उनको इस भाषा से गवर्नर एक राज्य के एक बहुत सम्मानित संवैधानिक जिम्मेदारी पे हैं। बिल्कुल। वो अपनी बात कहते हुए कन्याकुमारी में जब एक कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म जो है वो सीधे सीधे यूरोपियन मॉडल है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या गलत कहा था? तो संविधान की सभा ने क्या इस बात को माना था? जो किसी संविधान की बहस चर्चा में जब ये बात आई थी तो संविधान सभा ने नहीं इसको रखा था। तो संविधान जो हमें मिला है और उसकी प्रस्तावना जो रखी गई है नवंबर 1949 में, आप उसमें देखिए कांग्रेस के लोग इसको जहां के आ जाएं कि क्या उसमें सेकुलरिज्म है। जो कांग्रेस ये संविधान, भारत के संविधान का जो मूल संविधान है उसके प्रस्तावना में है। तो अभी जो रवि जो बता रहे थे कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान जो सबसे कमजोर सरकार बन के सामने में थी, उन्होंने इस तरह का ये किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से
उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों जोड़ा था। बिल्कुल। तो ये बात अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा गया तो आप सारे लोग एकदम एक तरह से एक हमला कर देंगे ये इस बात को लेके कि तुमने बोला क्यों। ठीक है, तो अगर आपने बोला क्यों तो क्यों नहीं रोकते हैं कि एमआईएम की पूरे के पूरे जमात जो मुंबई में एक जुलूस लेके खड़ा है और सड़क पर न्याय मांग रहा है और सड़क पे सरकार को धमका रहा है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप इम्तियाज अली की जुलूस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी, ये क्या जहां पर बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे हैं और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां बिना मतलब का हंगामा काट रही है क्या कांग्रेस? और ये मोहब्बत की दुकान में उनके लिए मोहब्बत क्यों नहीं है, जनेऊ वालों के लिए? क्योंकि राहुल गांधी ने तो खुद जनेऊ पहन के कहा था दत्तात्रेय ब्राह्मण है, तो राहुल गांधी जी का जनेऊ तो उस बालक का जनेऊ नहीं है, उसकी जनेऊ की रक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि आप मोदी जी से एक किताब लिखवाएं जिसमें लिखा हो कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। उसमें ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए, हम उन्हीं के अनुसार फिर आचरण करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, क्या उस बच्चे का जो जनेऊ है वो राहुल गांधी जी ने काटा है या किसी कांग्रेसी ने काटा है या वहां के मुख्यमंत्री ने काटा है? किसने काटा है? आपकी सहयोगी की सरकार है, आप वहां सरकार में शामिल हैं। मेरी बात, इस मामले पर आपने क्या बात की मुख्यमंत्री से? मेरी बात तो सुनिए ना। ये कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा है। अगर राज्य सरकार इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी बात करेंगे और ऐसे दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और ये जो इस तरह के शैतान है किसी भी मजहब में हो सकते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी कहीं दूर मत जाइए, दिल्ली को सुधार लीजिए। वहाँ मुस्लिम इलाकों में क्या स्थिति है, हिंदू बहुल इलाकों में क्या स्थिति है, वहाँ के गुंडागर्दी से निपट लीजिए आप। भाई, हम आपकी हर बात से सहमत है। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल कोई हो, चाहे मुसलमान का हो, फांसी लगा दो। लेकिन राजनीति जब इनके किसी स्टेट में या इनके शासित या इनके सहयोगी द्वारा शासित किसी प्रदेश में कोई घटना होती है तो मोदी जी कहते हैं ना 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 ना, इस पर राजनीति नहीं। अभी आपको जवाब देना है कि आप इस घटना पर क्या कह रहे हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल के बयान पर आप क्या कह रहे हैं? जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही बात एम.के. स्टालिन जी को कहिए और आप क्योंकि वहां सरकार में भी शामिल है तो इस चीज को इंश्योर कीजिए। मैं श्रीकांत करुणेश जी का रिएक्शन लेता हूँ। श्रीकांत करुणेश जी, इस मामले में ये घटना कब की है श्रीकांत करुणेश जी, और इस मामले में अभी तक क्या आपको लग रहा है कि ठीक से कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं 3 मुद्दे इसमें बोलना चाह रहा हूं। मैं तमिलनाडु से हूं, तो यहाँ पे तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए, यहाँ पे जो इंडी गठबंधन है यहाँ पे जिसमें कांग्रेस शामिल है जी, ये लोग का बेस पार्टी है द्राविडन आइडियोलॉजी पे चलते हैं। ये लोग वेरी सीरियसली, आपको ये समझना चाहिए, बिफोर इलेक्शन डीएमके ने तमिलनाडु में साफ साफ बोला है सनातन है ना वो मस्कीटो की तरह है, मलेरिया की तरह है, डेंगू की तरह है, तो इसको हटाना चाहिए, इसको मिटाना चाहिए, एक वायरस है। मगर राजा ने भी बोला था। क्या इस बात में राहुल गांधी जी सहमत है? वो मानते हैं इस बात को? इनको बोलना चाहिए, अदरवाइज दे शुड नॉट स्टे इन दैट अलायंस। दूसरी बात है, राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं भारत जोड़ो के लिए जा रहा हूं, मगर काम तो भारत तोड़ने का काम तो जरूर कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण है, अभी मोदी जी गए हैं, विदेश गए हैं, अमेरिका गए हैं, किससे मिल रहे हैं? गूगल का जो सीईओ सुंदर पिचाई से मिल रहे हैं, अडोब का सीईओ शंतनु नारायण से मिल रहे हैं, ये आईबीएम का चीफ है, क्या नाम उसका, अरविंद जी से मिल रहे हैं, और लिसुसु से मिल रहे हैं, एएमडी से। तो बड़े 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 जो कंपनी वाले हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं, उन सब लोग से वो मिलके बात कर रहे हैं। ये किससे मिल रहे हैं? इल्हान ओमर, जो भारत विरोध का काम कर रहे हैं, इल्हान ओमर में जॉर्ज सोरस से मिल रहे हैं, बारबरा ली से मिल रहे हैं, रोहन खन्ना से मिल रहे हैं। ये लोग भारत के खिलाफ चल रहे हैं और ये पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल, और ठीक है, इन लोगों को मिलके राहुल गांधी जी करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है, ये सवाल बनता है। मैं लौटता हूं आपके पास। अच्छा, मेन चीज मैं तमिलनाडु का बोल देता हूं। तमिलनाडु का मेन चीज बोल देता हूं। डीएमके वेरी क्लियरली हर एक हिंदू मंदिर के सामने इनका जो आइडियोलॉजिस्ट है ना, पेरियार ईवेरा बोलते हैं, उसका मूर्ति रखा है।
नीचे लिखा है जो भगवान को मानता है वो मूर्ख है, वो पागल है, वो ठेकेदारी ले रखी है, ठेकेदारी ले रखी है डीएमके ने कि जो भगवान को मानता है वो मूर्ख है। जो भगवान, हर एक हिंदू मंदिर के सामने ईवे रामस्वामी का मूर्ति है, नीचे डीएमके ने लिख रखा है जो भगवान का क्या इनका इतना हिम्मत है किसी चर्च के सामने, किसी मस्जिद के सामने लगा सकते हैं क्या? वो भी भगवान को मानते हैं। ये तो साफ साफ बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है कि भेदभाव सनातन के साथ हो रहा है। भेदभाव सनातन बस यही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पूछ रहे हैं ना, मैं एक चीज, मैं हिंदी इतना नहीं आता है मेरे को। नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ये नफरत के बाजार में ये बोलते हैं ना, ये मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, मगर ये गलत है। ये बोलते हैं हमारा देश है ना मोहब्बत का देश है, यहाँ पे ये लोग नफरत का बॉम्ब फेंक रहे हैं हर एक बार, क्योंकि दे वांट डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स। वो उनका प्यार मोहब्बत कहाँ पे है ना, माइनॉरिटीज के ऊपर प्यार है, क्योंकि उनको वोट थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सवाल तो उठ ही रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। लौटता हूं श्रीकांत करुणेश जी आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, दोनों नेताओं की, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर इस तरह क्यों टूट पड़ी है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया? यही तो कहा है कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, और जो अभी डी राजा कह रहे थे कि राजनीति को, धर्म को अलग रखो, महात्मा गांधी का क्या कहना था इस मामले में, राष्ट्रपिता का? विनोद जी, ये बात अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस के लोग, चाहे विजय जी हैं, उनको तो सोचना पड़ेगा कि जब महात्मा गांधी कहते थे कि अगर धर्म से आप, राजनीति को अगर आप धर्म से अलग कर देंगे तो सीधे सीधे आप मान लीजिए कि वो राजनीति निरंकुश होगी। आप शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं, आप शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं। आपको विजय जी इस दौर के कांग्रेसी को समझ में नहीं आएगी ये चीज, क्योंकि आपकी राजनीति जो है, जो बात अभी करुणेश जी ने बहुत शानदार रखी है कि जिस बात को आप कहते हैं भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो के साथ मोहब्बत की दुकान कहते हैं, अभी हाल के अमेरिका के दौरे पे आप जिन लोगों से मिले हैं, जिसका नाम करुणेश जी गिना रहे थे, इलान उमर का गिनाया, उसने भारत तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। तो ये जब भारत तोड़ो के एजेंडा वाले से आप वहां जाके मिलते हैं अमेरिका में जी, वो आइडियोलॉजी से लेकर आप जब इंडिया में, भारत में आप अपनी बातों को रखते हुए समाज को छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं जी, तो ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? चार फोटो देखने के, तब जब आप फोटो लेने के लिए फोटो ऑप की बात करते हैं तो आपको सेक्युलरिज्म के नाम बोलने पे ही आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, दिक्कत इसलिए होने लगती है कि आपके लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ नैरेटिव है, उसमें कोई आचरण नहीं है। अगर ये सेक्युलरिज्म नैरेटिव नहीं है आपका, तो आज आप ये मानिए कि ये छोटे से इतनी पिद्दी सी पार्टी है AIMI का, और वो अगर वहां इसके महाराष्ट्र को एक तरह से ब्लॉक किया हुआ है मुंबई चलो से, लाखों की तादाद में सड़क पे निकला हुआ है और वो कह रहा है कि हम कोई कानून नहीं मानते, ये इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अधिकार किसने दिया है? क्या राहुल गांधी इस मोहब्बत की दुकान में कहेंगे? इस देश में न्याय है, इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है। तो एक आपको पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र का इलेक्शन आना है तो आप पोलराइज कर रहे हैं, लोगों को सड़क पे ला रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके जितने भी सारे लोग हैं? क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का AIMI का साथ विजय जी छोटा सा जवाब, विजय जी छोटा सा जवाब। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये देश हिंदुओं का देश है, और धार्मिक आधार पर आचरण वैसा नहीं है ना, आचरण भी वही अगर धार्मिक आधार पर इस देश के हिंदुओं के साथ अगर भेदभाव होगा तो अगर क्या हो ही रहा है, आजादी, इस देश की आजादी खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी, और जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, वो सेक्युलरिज्म भी खतरे में आ जाएगा, ये भी सच है, ये भी सच है। बगल में आप जरा देख लीजिए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति। श्रीकांत करुणेश जी, योर फाइनल वर्ड सर। ये लोग सनातन के विरोध करते हैं ना, ये लोग है ना किसी जगह में छुपा के करते हैं। अभी डी राजा साहब बोल रहे हैं, उनका पूरा नाम डैनियल राजा है। अभी ये जो बोलते हैं ना मैं ब्राह्मण हूँ, उनका दादाजी का नाम है फेरोज खान। तो ये लोग है ना चुप जाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सीधा विरोध करते हैं, सीधा विरोध करते हैं। मैं सेक्युलरिज्म का ही कंफ्यूजन है, ये लोग सेक्युलरिज्म में ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये सेक्युलरिज्म इंडिविजुअल के ऊपर है, श्रीकांत करुणेश जी, ऊपर है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग सेक्युलरिज्म का ठेका लेके वो बोर्ड लगाते हैं ना
कि भगवान को मानने वाले मूर्ख हैं। आप लोग जरूर इसके काउंटर में ये इतना जरूर कर लीजिए कि उनको कहिए जो इस तरह की ठेकेदारी लेते हैं वो महामूर्ख हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्रीकांत करुणेश जी, और विजय जी आपका भी, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस क्या खेल खेल रही है। बाहरी बनाम लोकल वाला खेल, 370 पर कुछ बोल नहीं रही है, ये वाला खेल खेल रही है। करेंगे इस पर बात। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां कांग्रेस ने बाहरी और लोकल वाला मुद्दा छेड़ दिया, उठा दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने एक बार फिर से उठाया बाहरी और लोकल का मुद्दा। राहुल गांधी ने फिर से कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग कर रहे हैं हुकूमत। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उठा रही है बाहरी और लोकल का विभाजनकारी मुद्दा। राहुल गांधी ने फिर से एलजी को बताया राजा, कहा राजतंत्र नहीं चलेगा। साथ ही आर्टिकल 370 पर मौन रहने वाली कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस को स्टेटहुड से जोड़ रखा है। तो सवाल यह है कि क्या किसी राज्य में राज्यपाल या उपराज्यपाल को बाहरी बताना सही है? देश के संविधान के मुताबिक ही तो राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति होती है। तो फिर जम्मू कश्मीर में इस तरह का विभाजनकारी और खतरनाक खेल क्यों खेल रही है कांग्रेस? देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जो एलजी हैं वो राजा हैं और वो बाहरी हैं, वो आपका दुख नहीं समझ सकते। आजकल ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। हमारे संवाददाता रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमा, जहां पर उनको बोलना चाहिए वहां बोलते तो है नहीं। इन्होंने जब कभी राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया था तो कौन से संविधान के तहत, किस संविधान के तहत वहां पर राज्यपाल शासन था, किस संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन कांग्रेस लगाती थी? कहां के बाहरी थे? 7 समंदर पार के वो राज्यपाल हुआ करते थे क्या, जो आज एलजी मनोज सिन्हा को बाहरी बता करके और लोकल का मुद्दा छेड़ करके और इस मुद्दे पर कांग्रेस खेल रही है? क्या मंशा क्या है कांग्रेस की इस इलेक्शन में? देखिए, बड़े सवाल जो हैं कांग्रेस के इन्हीं जो स्टेटमेंट है उन पर उठाए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब चुनाव चल रहा है, वैसे भी संवैधानिक पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं उन पर सवाल उठाना अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। दूसरा, जब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर इस तरह का सवाल उठाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी है, मुद्दों पर ये गिर रहे हैं और इसके अलावा जो ध्यान बांटने की कोशिश है इसको लगातार किया जा रहा है। हालांकि इसका जवाब भी जो राज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने कहा था आवाम की, मैं इसके बारे में क्या बताऊंगा, आवाम आपको बताएगी कि यहाँ पर उनके जो दिलों को जोड़ने का काम या वहां पर उनके काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अपने आप में, क्योंकि आप ये देखिए तमाम मुद्दों पर, चाहे तो ये 70 का मुद्दा हो जो एनसी और कांग्रेस के अलायंस है, एनसी उठा रही है, कांग्रेस उस पर गिरती नजर आ रही है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस को घेरा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस के पास कोई जवाब लगता है कि नहीं है। तभी जो है कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा रही है और इन सवालों से एक बड़ा सवाल कांग्रेस के ही जो स्टेटमेंट है उन पर दिखाई दे रहा है। और जो राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अपने प्रचार अभियान में जितना वो इन सवालों को उठाते हैं उतना ही वो उसमें गिरते हुए चले जाते हैं लाइन तक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरह से कि ये मुद्दा इनको लगता है कि लोकल जो वहां पर लोग हैं
उनको, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात रख करके राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। रमा, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग करती रही हैं, किस तरह से उपराज्यपाल के शासन में वहां पर विकास का काम हुआ है। जाहिर तौर पर जनता जरूर चुनाव में अपने वोट के जरिए जवाब देगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल, लोग अभी भी कहते हैं, जब हम जाते हैं ग्राउंड पर, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर राज्यपाल शासन के अंदर वो सब चीजें हुई हैं, जो राज्यपाल तक उनकी पहुंच है वो सुनिश्चित हुई है। और जिस तरह से राज्यपाल शासन में यहाँ पर विभिन्न तरह के कदम उठाए गए हैं, जो सरकार आपके द्वार का, हालांकि चुनाव का समय है तो इस तरह की चीजें जो कहना है, लेकिन जिस तरह का मुद्दा है उस पर ये चीजें सामने आती ही हैं। तो सरकार जैसे लोगों के द्वार पर गई थी, पंचायती राज सिस्टम में जिस तरह से लोगों का विश्वास कायम हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की, एनसीपी और पीडीपी की भी अगर कहें तो इन दलों की जीत हराम है। और उसी को लेकर इस तरह के जो सवाल है वो दागे जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं, आप ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग जो है निकल कर नहीं आए। लोग निकल कर क्यों आ रहे हैं? पहले सिस्टम में लोगों का विश्वास नहीं था। पुरानी पार्टियां तो यही थी, लेकिन लोगों का सिस्टम में विश्वास नहीं था, लोग नहीं आते थे। जब लोगों का एक ग्राउंड रूट जिसे कहते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके अंदर जब लोगों का विश्वास कायम होना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने न केवल चुनावों में भागीदारी की, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। वो तो इस बार के आंकड़े बता रहे हैं, दिखाता है, ये लोगों का विश्वास बताता है, ये लोगों का विश्वास बताता है। और वो कब हुआ? वो राज्यपाल शासन में हुआ, वो केंद्र की देखरेख में हुआ। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये लोगों का विश्वास है उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम जा रहे हैं, जितने लोगों से हमने बात की है, शुक्रिया, वो राज्यपाल पर सवाल उठाने के लिए ही एक बड़ा सवाल, सवालिया मिसाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। शुक्रिया रमा, आगे भी जुड़ते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि हकीकत कुछ और है, लेकिन कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने तो ठान लिया है कि अमेरिका से लेकर कश्मीर तक वो तो बस अपनी बात इसी तरह से उठाएंगे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।